नमस्कार। जनशोध न्यूज में आपका स्वागत है। जिस पुलिस व्यवस्था को प्रशासन ने या देश और राज्य ने नागरिकों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए किया गया था, कमोबेश चाहे वो केंद्र में रही हों या राज्य में रही हों, सरकारों ने इसको एक अलग दिशा दे दी, एक अलग मोड़ दे दिया। पुलिस को राजनीतिक दलों ने अपने हथियार के रूप में उपयोग करना प्रारंभ कर दिया और ये आज़ादी के तुरंत बाद से प्रारंभ हो गया था। सने सने ये बढ़ता गया। कांग्रेस के समय में भी ये हुआ और फिर बीजेपी के समय में भी ये हो रहा है। मगर अब पुलिस ने भी अपने जो अधिकारों का है वो दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया है और ऐसे कई उदाहरण आ रहे हैं जिससे ये लगता है कि अब प्रशासन के ये अधिकारी बेखौफ हो चले हैं। सिवनी में कथित हवाला कांड के करोड़ों रुपए के घोटाले का एक मामला प्रकाश में आया था। इसी तरीके से और भी अन्य मामले राज्यों में यानी मध्य प्रदेश राज्य में देखने में आए। करंट वाकया कटनी के नगर का है। इन सब मुद्दों से अब साफ तस्वीर उभर कर आ रही है कि कानून और जनता की रक्षा अब भक्षक की मुद्रिका में भी आ रहे हैं। हालांकि जो लोग जमीन से जुड़े हुए हैं, जो लोग का वास्ता कभी सरकार की महकमे से हुआ है, पुलिस प्रशासन से हुआ है, वो ये भली भांति जानते थे कि ये प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है और किस स्तर तक यह जा चुका है, खासकर आर्थिक उपार्जन की दृष्टि से। मगर अब मीडिया के माध्यम से और इन कथित घोटालों के माध्यम से अब ये लोगों तक, आम लोगों तक भी ये बात पहुंच रही है कि पुलिस प्रशासन आखिर किस लेवल तक भ्रष्ट हो चुका है और इसमें लगाम की आवश्यकता है। मगर फिर भी इसमें लगाम लगती हुई दिखाई नहीं देती, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं नीचे से ऊपर तक परसेंटेज बंधा हुआ है। इसलिए कई इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं उनकी प्रशासन के द्वारा, राजनीतिक दलों के द्वारा और मंत्री और मुख्यमंत्रियों के द्वारा इसकी अनदेखी की जाती है। ये जो वाकया हुआ है कटनी में, जमीन 82,87,000 की थी, जिसे जब बेचेनामा किया गया वो केवल 18,20,000 की बताई गई। मध्य प्रदेश के कटनी में एक ऐसा मामला आया है जहां पर पुलिस की ताकत, प्रशासनिक जवाबदेही और आम नागरिक के अधिकारों को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो चले हैं। कटनी की तत्कालीन पुलिस अधीक्षक नेहा पचीसिया के खिलाफ जमीन सौदे में भारी गड़बड़ी की ये घटना प्रकाश में आई है और इस पर बकायदा एफआईआर भी दर्ज हो गई है। इसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें पद से निलंबित कर दिया है। हालांकि ऐसे कई मामले अभी उनके संज्ञान में चल रहे हैं जिन पर अभी तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। आरोप का केंद्र जमीन है, जिसकी सरकारी गाइडलाइन वैल्यू 82.87 लाख के करीब बैठती है, मगर इसे 18.20 लाख यानी 18,20,000 में बेचेनामा कर दिया गया, बेच दिया गया। यहीं से मामला शुरू हुआ और ये मामला केवल जमीन का नहीं है, ये एक कोई बड़े आरोप में बड़ी रिश्वत का मामला प्रकाश में आया है।
सवाल यह है कि क्या पुलिस पद और जांच की शक्ति का इस्तेमाल अपने निजी फायदों के लिए करने लगी। हालांकि ये पहले भी आम हो चला था, मगर अब किस लेवल पर और कितनी बड़ी मात्रा में, कितनी बड़ी रकम के लिए ये किया जा रहा है, ये जरूर एक सोच और चिंता का विषय है। अगर जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो क्या पुलिस व्यवस्था में मौजूद यह खतरनाक समस्या का एक उदाहरण पेश नहीं करेगा, जिसमें नागरिक कानून से सुरक्षा की मांग करता है, लेकिन वही कानून को लागू करने वाले अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। मामला कटनी के कोठाला थाना क्षेत्र अंतर्गत है। जांच रिपोर्टों के अनुसार जमीन रमेश लोधी की संबंधित परिवार की है। सरकारी गाइडलाइन के अनुसार इसकी कीमत 82,86,930 रुपए बताई जा रही है, लेकिन आरोप है कि जमीन पर दबाव बनाकर इसे 82,20,000 में बेचने की स्थिति पैदा की गई और जमीन की रजिस्ट्री मरूफ अहमद हनफी के नाम कराई गई। बताया जाता है कि भुगतान में 15 लाख चेक के माध्यम से दिए गए और 3,20,000 नगद दिए गए, यानी सरकारी गाइडलाइन वैल्यू और कथित बिक्री मूल्य के बीच लगभग 64,67,000 का अंतर है। यह अंतर पूरे प्रकरण को गंभीर बनाता है और इसकी एक व्यापक जांच की मांग करता है कि आखिर केवल जो नगर अधीक्षक महोदय थी वो अकेले इसमें लिप्त थी। ये कड़ी किस लेवल तक और ये कड़ी यानी ये चेन कहाँ तक स्टैब्लिश थी, कहाँ तक ये पैसा जा रहा था। जमीन विवाद और हत्या के मामले का कनेक्शन। जांच के मुताबिक जिस परिवार की जमीन थी उसका संबंध एक ऐसे व्यक्ति से था जो हत्या के मामले में आरोपी था। यही पुलिस की भूमिका पर संदिग्ध सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप यह है कि सीएसपी के पास उस आपराधिक मामले की जांच की पूरी शक्ति थी और इसी पुलिसिया प्रभाव का इस्तेमाल कर परिवार पर दबाव बनाने के लिए किया गया। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है कि परिवार से कथित तौर पर 15 लाख की मांग की गई। पैसे देने में असफलता जताने के बाद आरोपी के पिता की जमीन को कथित करीबी व्यक्ति के नाम कराने की दिशा में यह दबाव बनाया गया और यह घटना कारित की गई। सबसे बड़ा सवाल 3,036 से 15 लाख तक पैसा कैसे पहुंचा। मामले में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी कथित बैंक लेन देन की है। जांच के अनुसार जिस व्यक्ति मरूफ अहमद हनफी के नाम जमीन खरीदी गई है उसके बैंक खाते में 11 जुलाई 2025 को सिर्फ 3,036 रुपए थे। रजिस्ट्री के दिन यानी 15 अप्रैल 2026 को उसके खाते में अचानक 15 लाख ट्रांसफर किए जाते हैं। जा रहा है कि 10 लाख साइन पार्टनर से और 5 लाख क्षितिज राज 12 पात्रे के खाते से ट्रांसफर किए गए हैं। इसके बाद यही धन जमीन के भुगतान से जुड़ा बताया जाता है। जहां से सामने आई है बात कि साइन पार्टनर और क्षितिज राजवार पात्रे के खाते में एक ही पैन नंबर दर्ज है, यानी ये दोनों ही व्यक्ति एक ही हैं। अब क्या सीएसपी से जुड़े जो व्यक्ति हैं वो भी कोई और है? क्या केवल सीएसपी इस पर जिम्मेदार है? जांच रिपोर्ट में क्षितिज राज पात्रे को सीएसपी से कथित रूप से करीबी संबंध रखने वाला व्यक्ति बताया गया है। कुछ रिपोर्ट में उन्हें करीबी सहयोगी, रिश्तेदार या कारोबारी सहयोगी होने की संभावना में उल्लेखित किया गया है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा
प्रश्न यही है कि जो जांच हो रही है वह किस स्तर की हो रही है, कि क्या इसमें ये तथ्य भी शामिल किया गया है कि आखिर वो प्रशासक क्या नगर अधीक्षक केवल अपने तक रही थी, क्योंकि जो राशि थी वो बहुत बड़ी है। इससे यह भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये कोई बड़ी चैनल तक भी ये पैसा जाने वाला। तो क्या इस स्तर से भी जांच एजेंसियां काम कर रही हैं? इस सब पर पुलिस की मशीनरी के जो दुरुपयोग का है वो भी मामला है। इसमें असीमित पावर आज के डेट में दे दिए गए हैं, या जो उन्हें नहीं भी दिए गए हैं उसका भी वे इस्तेमाल करते हैं। एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं, गिरफ्तारी कर सकते हैं, पुलिस बल का इस्तेमाल कर सकते हैं और कानूनी प्रक्रिया के तहत हिरासत में भी रख सकते हैं। और हिरासत में आज पुलिस कुछ भी कर सकती है, क्योंकि उनके पास में राजनीतिक संरक्षण है और उसकी खुली छूट है। यही कारण है कि अगर कोई अधिकारी अपनी जो आधिकारिक शक्ति का इस्तेमाल निजी संपत्ति या आर्थिक लाभ हासिल करने के लिए करता है, तो मामला भ्रष्टाचार का ही नहीं बल्कि कहीं बड़ा गंभीर हो जाता है। इस मामले में जांच एजेंसियों का आरोप यही है कि पुलिसिया प्रभाव का इस्तेमाल जमीनी सौदे में दबाव बनाने के लिए किया गया। अब एफआईआर जो हुई उसमें कौन कौन आरोपी हैं? कटनी के कोटला थाने में सीएसपी और अन्य आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार एफआईआर में बीएनएस की धाराएं 61, 198, 199 बी और 308 7 और 308 4 लगाई गई है। इनमें आपराधिक साजिश, लोक सेवा से जुड़े अपराध, जबरन वसूली, दबाव और धोखाधड़ी का मामला शामिल है। जिन सीएसपी की बात यहाँ पर हो रही है उन पर पहले भी ये मामले होते रहे हैं। यह सवाल अचानक मामला सामने नहीं आया है। जुलाई 2026 में सीएस से जुड़े कथित अवैध वसूली के आरोपों की जांच शुरू होने की खबरें सामने आई थी। एक ट्रांसपोर्टर ने आरोप लगाया था कि वाहन छोड़ने के लिए भी पैसे की मांग की जाती है। बाद में शिकायतकर्ता के आरोपों से पीछे हटने की भी खबर आई थी। अगस्त में हाईकोर्ट ने सीएसपी द्वारा 3 थानों का प्रभार वापस लेने के प्रशासनिक आदेश की चुनौती वाली याचिका में भी हस्तक्षेप किया था। इसलिए वर्तमान जमीन प्रकरण को पहले से ही चल रही विवाद जांच की पृष्ठभूमि में देखना उचित होगा और इसी दृष्टि से जो उनके कार्यालय है उसको भी सील किया गया है। मोहन यादव ने इसमें कड़ा रुख अपनाया है और तुरंत उन्हें प्रभाव से निलंबित कर दिया। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होगी। निलंबन हेडलाइन बन सकता है, एफआईआर भी हेडलाइन बन सकती है, लेकिन न्यायिक और प्रशासनिक जवाबदेही तय करने के लिए कानून को अपना काम करना पड़ेगा और इसमें सरकार को बहुत गंभीरता से जांच कर जांच रिपोर्ट पेश करनी पड़ेगी और उन जांचों में कम से कम इन सवालों का जवाब मिलना चाहिए। सवाल नंबर 1, 82.87 लाख की गाइडलाइन वैल्यू वाली जमीन की 18.20 लाख में क्यों बेची गई? दूसरा सवाल, जमीन बेचने वाले परिवार का किसी प्रकार का पुलिस दबाव था या नहीं? तीसरा सवाल, 15 लाख की रकम वास्तव में किसकी थी? चौथा सवाल, साइन पार्टनर और संबंधित व्यक्तियों के बैंक खातों की जो वास्तविक ओनर है वो कौन है? और पांचवा सवाल, सीएसपी और जमीन खरीदने वाले व्यक्ति के बीच वास्तविक संबंध क्या है? इन सवालों के उत्तर मिले बिना इस जांच को अधूरा ही माना जाएगा। इसके अलावा क्या पुलिस जांच का इस्तेमाल जमीनी सौदे के लिए लिवरेज के रूप में किया गया? रजिस्ट्री और नामकरण की प्रक्रिया में राजस्व
विभाग की क्या भूमिका थी और क्या पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी कैमरे, कॉल रिकॉर्ड, सीडीआर, सरकारी वाहन मूवमेंट और ऑफिशियल कम्युनिकेशन से दबावों के आरोप की पुष्टि हो सकती है? क्या जमीन की बाजार कीमत और रजिस्ट्री वैल्यू में अंतर की स्वतंत्र वैल्यूएशन किया जा सकता है? और क्या मामले में सिर्फ एक अधिकारी की भूमिका थी या पुलिस, राजस्व, स्थानीय नेटवर्क और एक बड़े जिस चैनल की हम बात कर रहे हैं उनकी भूमिका थी? आप इन सब मुद्दों पर क्या सोचते हैं? अगर आप हमसे अपनी बात शेयर करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनसुख। याद रखिए, सच को चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होती और राष्ट्र सर्वोपरि है। नमस्कार।